हेलो स्टूडेंट्स, आज हम भारत की संसदीय व्यवस्था की आधारशिला भारत की संसद का अध्ययन करेंगे और इसमें हम जानेंगे संसद के दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा तथा राष्ट्रपति के बारे में। इसके अलावा राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों की योग्यताएं, अयोग्यताएं, दोनों सदनों की अवधि, दोनों सदनों की कार्य और शक्तियां और इससे जुड़ा सब कुछ। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस में आपने भारत की संसदीय व्यवस्था किस प्रकार से चलती है, संसदीय कार्यप्रणाली किस प्रकार की है, इसका अध्ययन किया था। और आज हम भारत की संसद के फर्स्ट पार्ट में भारत के संसद के दोनों सदनों के बारे में जानेंगे। तो आइए चलते हैं। और उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल पॉलिटिकल साइंस फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें, जिससे कि मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप देख सकें। तो आइए चलते हैं। भारत की संसद के 3 सदन हैं, 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। देखिए, हमारे यहाँ पर प्रजातांत्रिक शासन है और इसलिए राजा के स्थान पर हमने राष्ट्रपति रखा है। मैं इसलिए कह रही हूँ राजा, क्योंकि ब्रिटेन से हमने ये शासन उधार लिया है, या हम कहें कि ब्रिटेन की हमने नकल की है और वहाँ पर राजा है, लेकिन हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति है। तो राष्ट्रपति हमने संसद में शामिल किया है और राष्ट्रपति हमारी संसद का अभिन्न अंग है। हम केवल ये नहीं कह सकते कि लोकसभा और राज्यसभा मिलकर के हमारी संसद बन गई है। इसके अलावा ये सर्वोच्च विधायी निकाय है और हमारा जो संसद है उसका मुख्य अंग है। संसद सरकार का मुख्य अंग है। हमारी, चूंकि हम काफ़ी समय से ब्रिटिश सरकार के द्वारा संचालित संसदीय व्यवस्था को अपना रहे थे, इसलिए हमारे देश ने संसदात्मक शासन को अपनाया था। और हमारी जो पहली संसद का निर्वाचन हुआ था वो अप्रैल 1952 में अस्तित्व में आई थी, क्योंकि 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ। उसके बाद में हमारे यहाँ इलेक्शन हुए 51-52 में, और उसके बाद हमारी जो संसद हम वर्तमान में जो स्वरूप देख रहे हैं वो 1952 में अस्तित्व में आई है। और इसका उल्लेख हमारे संविधान के भाग 5 में दे रखा है, अनुच्छेद 79 से 122 तक, जिसमें इसकी सब चीज़ों का जो संगठन है, संरचना, अवधि, अधिकारी, प्रक्रिया, विशेष अधिकारी, यानी इन सब का अध्ययन मैं आपको कराऊंगी एक एक करके। इन सब का उल्लेख संविधान के भाग 5 में दिया हुआ है। स्टूडेंट्स, मेरी वीडियो में जिसमें मैंने संविधान के सभी भागों के बारे में, सभी अनुसूची और अनुच्छेदों के बारे में विस्तृत जानकारी दी है, उसका अध्ययन आप जरूर करिएगा। वहाँ आपको बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ों की जानकारी मिलेंगी जो कि आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है। इसके साथ ही जो भारत का राष्ट्रपति है वह संसद के सदनों को बुलाता है। लोकसभा को भंग करने की शक्ति उसको प्राप्त है, यानी वो यदि उसे ऐसा लगे कि अभी लोकसभा नहीं चल पाएगी और नई इलेक्शन कराना आवश्यक है, तो ऐसी स्थिति में वह लोकसभा को भंग कर सकता है। इसके अलावा दोनों सदनों से जो विधेयक पास होते हैं तो अंतिम शक्ति राष्ट्रपति के पास है और उसकी स्वीकृति के बाद में ही कोई विधेयक जो है वो कानून का रूप लेता है, अधिनियम बनता है। अब है हमारा उच्च सदन राज्यसभा। जैसा कि नाम से इंगित हो रहा है, ये राज्यों की सभा है, यानी सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व इसमें है और ये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। ये एक स्थायी सदन है, अर्थात ये कभी भी भंग नहीं होता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष है और प्रति दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य इसके त्यागपत्र दे देते हैं और दूसरे 1/3 आ जाते हैं, यानी जिनका भी 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाता है वो प्रति 2 वर्ष बाद में अपना त्यागपत्र दे देते हैं। तो एक रोटेशन चलता रहता है और ये हमेशा अस्तित्व में बनी रहती है, कभी इसके एक साथ इलेक्शन नहीं होते हैं। इसके अलावा भारतीय संविधान की जो अनुसूची 4 है, जो चौथी अनुसूची है, उस वह राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि भारत में जो राज्यसभा की सीटें हैं वो
समानता पर आधारित नहीं है, जैसे कि अमेरिका में है कि प्रत्येक राज्य से 2 सदस्य निर्वाचित होकर के जाएंगे। भारत में जनसंख्या के आधार पर आवंटन है। जैसे मैं राजस्थान की रहने वाली हूँ, तो यहाँ से 10 सदस्य चुनकर जाते हैं राज्यसभा में, क्योंकि जनसंख्या मीडियम है। और कई जगह पर जहाँ पर कम जनसंख्या है वहाँ से 1 या 2 प्रतिनिधि भी चुनकर जाते हैं। ज़्यादा जनसंख्या है तो वहाँ से ज़्यादा प्रतिनिधि भी चुन करके जाते हैं। इसके अलावा इसकी संरचना की हम बात करें तो इसकी अधिकतम संख्या 250 है। इनमें से 238 सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है। और ये अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। ऐसे जैसे हम लोकसभा का इलेक्शन करते हैं, वोट डालने जाते हैं, वैसे राज्यसभा के लिए हमने कभी वोट नहीं डाला होगा। ये अप्रत्यक्ष रूप से राज्य की विधानसभा जो है वो इन सदस्यों को भेजती है चुन करके, और इस तरह से ये चुने जाते हैं। और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अलग व्यवस्था है जो मैं अभी आगे आपको बताऊंगी। और 12 सदस्य यहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, जो कि विभिन्न जैसे कोई सिनेमा है या कला है या कोई विज्ञान है, समाज सेवा है, इन जो विधाएं हैं इनमें जो पारंगत विद्वान होते हैं, जो बहुत ऊपर की स्टेज पर होते हैं व्यक्ति, उनको राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है, क्योंकि उन्हें चुनाव के झंझट में नहीं डालता वो, और उन्हें एक राजनीतिक सम्मान से नवाजा जाता है। तो इस तरह से 12 सदस्य होते हैं। वर्तमान में जो राज्यसभा है उसमें 245 सदस्य हैं। इनमें से 229 सदस्य तो राज्य की विधानसभाओं से हैं, राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, राज्य मतलब कि विधानसभाओं ने भेजे हैं। और 4 सदस्य जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और 12 सदस्य जैसे मैंने बताया कि राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट होते हैं वो है। जो प्रतिनिधियों का चुनाव है वो राज्य के द्वारा, तो राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा किया जाता है। और जो केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि हैं उनकी अलग व्यवस्था है। उनके लिए क्या होता है कि एक निर्वाचक मंडल अलग से गठित किया जाता है, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से इनका जो राज्यसभा के लिए सदस्य भेजे जाते हैं उनका चुनाव करता है। देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति में इस प्रकार का एक निर्वाचक मंडल बनता है स्टूडेंट्स, और यही हमारे यहाँ पर ये जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधियों के लिए अपनाई गई है। 3 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व, यानी अन्य जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके लिए राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। जो राष्ट्रपति 12 सदस्य नॉमिनेट करता है वो, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा जैसे में विशेष ज्ञान हो, बहुत ज़्यादा उसकी ख्याति हो, उसको बहुत पुरस्कार प्राप्त हो, तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों को चुनाव की झंझटों से, चुनाव की जो भी पेचीदगी है उनसे बचाए रखने के लिए राष्ट्रपति इस प्रकार से उन्हें जगह देता है। और इसका कार्यकाल मैंने जैसे बताया 6 वर्ष है, और 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं और उनकी जगह पर नए सदस्य आ जाते हैं। और ये सदस्य चाहें तो फिर से चुनाव लड़ सकते हैं, यानी कहीं इन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। राज्यसभा बड़ा शांत सदन है, और सदस्य इसमें विधानसभाओं द्वारा इनडायरेक्ट रूप से जाते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। अब हम देखते हैं लोकसभा। ये लोगों का सदन, यानी हम लोगों का सदन, जहाँ की हम इलेक्शन मतलब डायरेक्ट जिसको चुनते हैं हम सदस्यों को, कि हमारे यहाँ से अमुक व्यक्ति चुने गए हैं। इस तरह से प्रत्येक लोकसभा के लिए सीटें निर्धारित होती हैं प्रत्येक राज्य की, तो वहाँ पर इलेक्शन होते हैं और वहाँ पर वोट डालने जाते हैं। ये निम्न सदन है और भारत के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी संरचना की बात करें तो 550 सदस्य संख्या इसकी निर्धारित है, और जिसमें से 530 सदस्य राज्यों से और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि है। वर्तमान में 543 सदस्य हैं, और 543 यानी अधिकतम 550 हो सकते हैं, ठीक है। वर्तमान में 543 है और कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। और 530 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 13 केंद्र शासित प्रदेशों का। स्टूडेंट, इसमें यानी लोकसभा में प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश के सदस्य हैं। मैंने हालांकि प्रत्येक राज्य का नहीं लिया है इसमें कितने हैं, लेकिन यहाँ पर भी जो प्रतिनिधित्व होता है वो जनसंख्या के आधार पर है। जैसे मैं राजस्थान से हूँ तो हमारे यहाँ पर लोकसभा से 25 सदस्य लिए जाते हैं,
और जो छोटे राज्य वहाँ से कम लिए जाएंगे और बड़े राज्यों से ज़्यादा लिए जाते हैं। एक बात और है कि पहले जो राष्ट्रपति है एंग्लो इंडियन समुदाय से भी 2 सदस्यों को नॉमिनेट करता है, जैसे जॉर्ज फर्नांडीज हैं, आपने नाम सुना होगा, तो वो पहले एंग्लो इंडियन समुदाय से होते थे, लेकिन वर्तमान में यानी 2009 में एक जो 95 संशोधन हुआ था, 95 जो संशोधन मैंने अलग से आपको बताए हुए हैं स्टूडेंट्स, एक मेरा पूरा वीडियो है, 2 वीडियो जहां मैंने मुख्य संशोधन भी बताए हैं और संशोधन प्रक्रिया से आपको अवगत कराया है, तो वहां आप इस चीज़ को देख सकते हैं, उसमें मैंने इसका विस्तार बताया है। तो अब ये जो प्रावधान है वो हटा दिया गया है, यानी 2 सदस्यों को अब नॉमिनेट नहीं किया जाता, और जो प्रतिनिधियों का चुनाव है वो राज्य के प्रतिनिधि सीधे राज्यों के जो क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र है उनके द्वारा चुने जाते हैं, यानी प्रत्येक राज्य से लोकसभा के लिए सदस्य चुने जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, मेरा आज का ये वीडियो आगे और देखते हैं हम इसमें। लोकसभा के सदस्य भारत के उन नागरिकों द्वारा चुने जाते हैं जो कि वयस्क हो गए हैं, यानी जो कि 18 वर्ष के हैं। 18 वर्ष के प्रत्येक व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है, और इसलिए हम सभी जो कि वयस्क हैं वो लोकसभा के लिए सदस्य चुन सकते हैं। प्रतिनिधियों का चुनाव जो है वो सीधे राज्यों के द्वारा किया जाता है। केंद्र शासित प्रदेश के जो सदस्य हैं वो भी लोकसभा के लिए प्रत्यक्ष रूप से सदस्यों का चुनाव करते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो राज्यसभा है उसमें केवल 3 राज्य हैं जहां पर कि प्रतिनिधि भेजे जाते हैं, दिल्ली, पौंडुचेरी और जम्मू कश्मीर, लेकिन लोकसभा के लिए प्रत्येक क्षेत्र से सदस्य जाते हैं। इसके अलावा 61वां जो संविधान संशोधन विधेयक हुआ है 1989, उससे पहले वयस्क मताधिकार का प्राप्त व्यक्ति 21 वर्ष का होता था, लेकिन इस संशोधन के बाद में अब चूँकि आजकल इतनी ज़्यादा बढ़ गया है कि एक छोटी एज का व्यक्ति भी काफ़ी समझदार हो गया है, काफ़ी जागरूकता आ गई है जनतंत्र के प्रति, छोटी उम्र में भी लोग सब सीखने लगे हैं, समझने लगे हैं, शिक्षा का विस्तार हो गया है, इसलिए ये एज कम कर दी गई थी, और अब 18 वर्ष का कोई भी व्यक्ति जो है वो वयस्क है, और 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाला नागरिक लोकसभा और राज्य विधानसभा के सदस्यों को चुनने का अधिकार रखता है। तो स्टूडेंट्स, आपको इस वीडियो में पूरी मैंने लोकसभा और राज्यसभा की जो सामान्य जानकारी है हमारी संसद की वो मैंने आपको दे दी है। इसके अलावा राष्ट्रपति एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाता है कि वह दोनों सदनों की बैठक बुलाता है, संयुक्त भाषण देता है पहले अधिवेशन में कि लोकसभा को भंग कर सकता है, वो प्रत्येक विधेयक उसकी स्वीकृति के बाद ही पारित होता है अंतिम बार। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति भी हमारी संसद का अभिन्न अंग है। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करती हूँ मेरा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये स्टूडेंट्स इसका केवल फर्स्ट पार्ट है, और अभी सेकंड पार्ट मैं आपके लिए अपलोड करूँगी। आप इसका अध्ययन करिए, और जो भी आपको परेशानी लगे किसी भी प्रकार की, आपको कहीं भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।